क्या किसी देश की नागरिकता खरीदी जा सकती है? क्या कोई देश पैसा कमाने के लिए नागरिकता बेचने का धंधा कर सकता है? क्या कोई देश अपराधियों, भगोड़ों और पुलिस से भाग रहे लोगों को नागरिकता बेचकर पैसा कमाने की स्कीम निकाल सकता है? नैतिक और कानूनी पक्ष देखकर आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक देश है जो तमाम नैतिकताओं और कानूनी बाध्यताओं को लांघकर ऐसा कर रहा है। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। दक्षिण प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है रिपब्लिक ऑफ वैनुआटू। मानचित्र पर इस देश की लोकेशन देखिए। इसकी बनावट यूँ दिखती है मानो किसी ने समुद्र में छोटे बड़े साइज के कई मोती एक सीध में छितरा दिए हैं। ये मोती से दिखने वाली चीज़ें असल में कई द्वीप हैं। इन्हीं 80 द्वीपों की श्रृंखला से मिलकर बना है वैनुआटू। करीब 1100 किलोमीटर के इलाके में इसका विस्तार है। राजधानी है पोर्ट विला। आबादी करीब 3 लाख। वैनुआटू को पहले कहते थे न्यू हेब्राइट्स। ये यूरोपियन देशों की एक कॉलोनी थी। इसकी खास बात ये थी कि यहाँ किसी एक कॉलोनियल पावर का शासन नहीं था। ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों मिलकर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। ये व्यवस्था 74 साल तक रही। फिर 1980 में न्यू हेब्राइट्स आज़ाद हुआ। इसने अपना नया नाम रखा वैनुआटू। वैनुआटू एक रिपब्लिक है। यहाँ शासन व्यवस्था का स्टाइल है नॉन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी। इसका मतलब होता है कि यहाँ सर्वोच्च ओहदा राष्ट्रपति का है, मगर उनके पास कार्यपालिका या नीति निर्माण की पावर नहीं होती है। वो सिंबॉलिक हेड होते हैं। असली पावर होती है प्रधानमंत्री के पास। पार्लियामेंट के लोग अपने ही बीच से प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। वो प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट चुनता है और इन्हीं की मदद से शासन चलाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको वैनुआटू की एक दिलचस्प बात बताती हूँ। आपको प्रिंस फिलिप याद हैं? वो इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पति थे। अभी 9 अप्रैल 2021 को उनका निधन हुआ था। उन्हीं प्रिंस फिलिप को वैनुआटू का एक कबीला भगवान मानता है। इस कबीले का नाम है याओ हनानेन। ये वैनुआटू के दक्षिणी द्वीप तन्ना में रहते हैं। याओ हनानेन कबीले के लोग मानते हैं कि प्रिंस फिलिप पहाड़ पर रहने वाले एक प्राचीन देवता के बेटे हैं। मान्यता ये है कि देवता का वो बेटा एक दूर देश में जाता है, वहाँ एक ताकतवर महिला से शादी करता है और कुछ वक्त बाद वापस वैनुआटू लौट आता है। तो हुआ ये कि 1974 के साल प्रिंस फिलिप और क्वीन एलिजाबेथ वैनुआटू के दौरे पर आए। कबीले वालों ने प्रिंस फिलिप को देखा तो बोले कि अरे, ये तो हमारे देवपुत्र हैं। कबीले वाले इतने भावुक थे कि इस बात पर उन्होंने बहुत आग्रह करके प्रिंस फिलिप से उनकी ऑटोग्राफ दी हुई तस्वीर मंगाई। खैर, इस इतिहास भूगोल के बाद अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। वैनुआटू सरकार की एक विवादित स्कीम है। इसे कहते हैं गोल्डन पासपोर्ट स्कीम। इसके तहत वैनुआटू सरकार पैसा लेकर अपने देश की नागरिकता बेचती है। कितना पैसा लेती है सरकार? करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच भुगतान करना पड़ता है और 6 से 8 हफ्ते में वैनुआटू की नागरिकता मिल जाती है। इस सिटीजनशिप स्कीम के तहत ग्राहक को वैनुआटू का पासपोर्ट मिलता है। उसे वैनुआटू में रहने और बसने का कानूनी अधिकार मिलता है। उसके बच्चे और आने वाली पीढ़ियां भी वैनुआटू के नागरिक माने जाते हैं। उसे यहाँ बिजनेस करने, निवेश करने का हक होता है। उससे इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। उसको कैपिटल गेन और बाकी तरह के संपत्ति कर भी नहीं देने होते। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस स्कीम के तहत नागरिकता खरीदने वाला इंसान यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और रूस समेत करीब 113 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकता है। ये 113 देश वो हैं जिनका वैनुआटू के साथ वीज़ा फ्री अराइवल का करार पहले से हो रखा है। वैनुआटू सरकार का दावा है कि ये दुनिया की सबसे फास्ट और सस्ती नागरिकता स्कीम है। सरकार के मुताबिक नागरिकता बेचने की इस योजना का मकसद है देश की आर्थिक तरक्की।
हमने स्कीम के ब्यौरे जान लिए, सरकार का पक्ष जान लिया। अब आते हैं इस स्कीम के सबसे ज़रूरी पहलू पर। वैनुआटू सरकार इस स्कीम के तहत किस तरह के लोगों को नागरिकता बेच रही है, इसका जवाब जानने के लिए साल 2020 यानी पिछला जो बीत गया साल, उसका आंकड़ा जानते हैं। पिछले बरस वैनुआटू सरकार ने इस बिक्री योजना के तहत करीब 2200 पासपोर्ट बेचे। इनमें से कुछ लोगों का बैकग्राउंड हम आपको बता देते हैं। लिस्ट में पहला नाम है रईस काजी और अमीर काजी का। ये दोनों दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं, भाई हैं। इन्होंने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से जुड़ा एफ्रीक्रिप्ट नाम का एक प्लेटफॉर्म खोला था। इसमें कई लोगों ने पैसा लगाया। अप्रैल 2021 में इन भाइयों ने निवेशकों से कहा कि उनकी वेबसाइट को हैक कर लिया गया। वहां हैकर्स ने निवेशकों के ऑनलाइन वॉलेट से क्रिप्टो टोकन्स चुरा लिए। निवेशकों का कहना है कि ये दोनों भाई झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने हैकिंग का बहाना बनाया और करीब 27,000 करोड़ रुपए की कीमत के बिटकॉइंस लेकर देश से भाग गए। पता चला कि हैकिंग वाली कहानी सुनाने से पहले ही इन दोनों भाइयों ने वैनुआटू की नागरिकता खरीद ली थी। लिस्ट में दूसरा नाम है हय्याम गरीपोग्लू। तुर्की का रहने वाला हय्याम वहां के सुमेर बैंक का मालिक था और बड़ा कारोबारी था। 2013 में उसे अरबों रुपए के गबन का दोषी मानकर सजा सुनाई गई थी। हय्याम पर और भी केस दर्ज हैं। मसलन उसके भतीजे ने हाई स्कूल में पढ़ रही 17 साल की एक लड़की की हत्या की, फिर उसकी लाश के टुकड़े करके उन्हें कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। हय्याम ने कई दिनों तक अपने भतीजे को पुलिस से बचाया। एक भीषण हत्या करने वाले अपराधी को कानून से बचाता रहा। इसी हय्याम ने जनवरी 2020 में वैनुआटू की नागरिकता खरीदी और यहाँ बस गया। तीसरा नाम है गियान लुइगी तोर्जी। इटली के कारोबारी तोर्जी पर वेटिकन से करीब 134 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन लेने का आरोप है। इल्ज़ाम है कि उसने लंदन के एक पॉश इलाके की प्रॉपर्टी से जुड़ी डील में खुद को ब्रोकर की तरह पेश किया। फिर शेल कंपनियां बनाकर उसने वेटिकन से पैसे झीट लिए। तोर्जी का नाम ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की वॉच लिस्ट में भी है। उसने भी 2020 में वैनुआटू की नागरिकता खरीदी थी। लिस्ट में चौथा नाम है घली बेल्केसिर। ये अल्जीरिया के जॉन्डामरी का प्रमुख था। जॉन्डामरी का मतलब है अल्जीरियन आर्म्ड फोर्सेस का एक पार्ट। देश में लॉ एनफोर्समेंट देखने की जिम्मेदारी इसी एजेंसी की है। बेल्केसिर अल्जीरियन इतिहास का पहला वरिष्ठ आर्मी अफसर है जिस पर घोर राजद्रोह करने का आरोप है। अल्जीरिया में उसके खिलाफ 4 वारंट हैं, लेकिन वो 2019 से ही भागा हुआ है। खबर है कि उसने भी 2020 में वैनुआटू की नागरिकता खरीदी। 2020 में वैनुआटू की नागरिकता खरीदने वालों में एक नाम भारतीय भी है। इस शख्स का नाम है विनय मिश्रा। विनय पश्चिम बंगाल में तृणमूल यूथ कांग्रेस का पूर्व महासचिव रह चुका है। विनय पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इल्ज़ाम है कि पश्चिम बंगाल के कैटल एंड कोल स्मगलिंग केस में विनय मिश्रा की भी भूमिका थी। इस केस की सीबीआई जांच हो रही है। जांच से बचने के लिए विनय मिश्रा सितंबर 2020 में भारत छोड़कर चला गया। नवंबर 2020 में उसने वैनुआटू की नागरिकता खरीदी और अपनी भारतीय नागरिकता तज दी। ये सारे नाम सुनकर आपको आइडिया लग गया होगा कि किस किस तरह के लोग वैनुआटू की पेड नागरिकता स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। इन लाभार्थियों में गैंगस्टर, फ्रॉड करने के आरोपी कारोबारी, अपराधी, पुलिस और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बच रहे भगोड़े भी शामिल हैं। ये जानकारी सामने आई कैसे? ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित अखबार है द गार्डियन, उसी ने महीनों की जांच के बाद वैनुआटू के पासपोर्ट खरीदने वाले लोगों का ब्यौरा निकाला है। 15 जुलाई को ही गार्डियन ने इस मसले से जुड़ी अपनी रिपोर्ट छापी है। इसी रिपोर्ट से पता चला कि वैनुआटू की पेड सिटीजनशिप स्कीम नागरिकता बेचने की आड़ में अपराधियों को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों से बचने का मौका देती है, क्रिमिनल्स और आरोपियों को सुरक्षित पनाह मुहैया कराती है।
इस तरह की पेड नागरिकता बेचने वाली योजना अकेले वैनुआटू में नहीं है, ये स्कीम कई देशों में है। ज़्यादातर जगहों पर इसे CBI यानी सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी तुम निवेश करो और हम तुमको नागरिकता दे देंगे। ऐसा नहीं कि हर जगह ये CBI स्कीम संदिग्ध ही हो, कई लोग वाजिब कारणों से भी अप्लाई करते हैं। मसलन कोई कारोबारी है जो बिजनेस में सहूलियत या ज़्यादा सुविधाओं के लिए किसी CBI ऑफर करने वाले देश की नागरिकता ले लेता है। मगर वैनुआटू की नागरिकता स्कीम में जिस तरह के लोग फ़ायदा पा रहे हैं वो चिंताजनक है। वो नागरिकता खरीदने वालों को 113 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री और यात्रा का ऑफर देता है। साथ ही ये भी सुविधा देता है कि नागरिकता खरीद रहे लोग चाहें तो अपना नाम भी बदल सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रशासन को एक चिट्ठी भेजनी होगी, इसमें स्पष्ट करना होगा कि वो नाम क्यों बदलना चाहते हैं। सोचिए, इतनी सरल प्रक्रिया के रास्ते कोई अपराधी अपना पुराना नाम बदलकर नई पहचान पा सकता है। उसे EU समेत 113 देशों में नई पहचान, नए पासपोर्ट के साथ वीज़ा फ्री प्रवेश मिल सकता है। अब सोचिए कि अगर किसी ड्रग्स स्मगलर या मानव तस्कर को ये सुविधाएं मिल जाएं तो उसे अपने अमानवीय कारोबार का नेटवर्क बढ़ाने में कितनी आसानी हो जाएगी। वैनुआटू पैसिफिक में बसा है। पैसिफिक क्षेत्र ड्रग्स के कारोबार का बड़ा अड्डा है। ऐसे में अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह वैनुआटू की नागरिकता खरीद ले तो उसे एक सुरक्षित बेस मिल जाएगा। ये सारी स्थितियां बेहद चिंताजनक हैं। मगर वैनुआटू के लिए ये स्कीम मुनाफे का सौदा है। वो दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। देश पर विदेशी कर्ज का बड़ा अंबार है। ऐसे में पासपोर्ट की बिक्री सरकार के लिए राजस्व कमाने का बड़ा जरिया बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में वैनुआटू गवर्नमेंट को जितना रेवेन्यू मिला उस समूचे रेवेन्यू का 42% से ज़्यादा हिस्सा इस पासपोर्ट बिक्री स्कीम से आया था। दुनिया के बाकी देश जहां कोविड के चलते आर्थिक घाटा झेल रहे हैं, वहीं वैनुआटू सरकार ने जून 2021 में ऐलान किया कि उनका बजट सरप्लस में है। इसका क्रेडिट सिटीजनशिप स्कीम को जाता है। शायद यही वजह है कि वैनुआटू सरकार नैतिक और कानूनी सवालों का लोड लेती नहीं दिखती। उनकी मोडस ऑपरेंडी यही बताती है कि उन्हें पैसे से मतलब है, फिर चाहे वो पैसा कहीं से भी आए, कोई भी दे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी अमेरिका से है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में रूस की कथित दखलंदाजी से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं। इन्हें नाम मिला है क्रेमलिन पेपर्स। इन पेपर्स में 22 जनवरी 2016 को हुई रशियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक हाई प्रोफाइल सीक्रेट मीटिंग का ब्यौरा है। इस मीटिंग में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रशिया की 3 खुफिया एजेंसियों को एक खास ऑपरेशन शुरू करने का निर्देश दिया। उनसे कहा गया कि वो डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जीतने में मदद करें। क्रेमलिन पेपर्स के मुताबिक रशियन मीटिंग में कहा गया था कि ट्रंप मानसिक तौर पर अस्थिर हैं। अगर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो मॉस्को के सामरिक हित सधेंगे, अमेरिका में अराजकता की स्थिति बनेगी। दूसरी सुर्खी जर्मनी से है। यहाँ देश के पश्चिमी हिस्से में मूसलाधार बारिश के चलते बड़ी बाढ़ आ गई है। इसके चलते एक बड़े इलाके में पानी भर गया, कई मकान गिर गए। इस घटना में अब तक 21 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। 70 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं। घरों में पानी भरने के चलते बड़ी संख्या में लोग तेज बारिश के बीच अपनी छतों पर फंसे हुए हैं और रेस्क्यू किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई गांवों का संपर्क कट गया। अथॉरिटीज का कहना है कि इससे पहले उन्होंने अपने यहाँ इतनी भीषण प्राकृतिक आपदा नहीं देखी थी। उनके मुताबिक अभी आपदा के असर की ठीक समीक्षा नहीं की जा सकती। आशंका है कि क्षति का लेवल जानकारी से काफी ज्यादा है।
तीसरी सुर्खी दक्षिण अफ्रीका से है। यहाँ पिछले एक हफ्ते से जारी हिंसा और लूट अब भी चल रही है। हिंसक उपद्रवियों ने सैकड़ों दुकानें और मॉल्स लूट ली। दूरसंचार के साधन, सड़कें, सरकारी और निजी परिवहन साधनों पर भी हमले किए जा रहे हैं। पूरे देश में सामानों की सप्लाई ठप हो गई है। इस अराजकता से निपटने के लिए सेना दसियों हजार सैनिकों को शहरों में तैनात कर रही है। स्थिति इतनी खराब है कि सेना के रेगुलर जवान कम पड़ रहे हैं। ऐसे में रिजर्व फोर्सेस को भी बुलाना पड़ा है। दशकों के बाद दक्षिण अफ्रीका में रिजर्व फोर्सेस को तैनात किए जाने की ज़रूरत पड़ी है। इस हिंसा और अराजकता के चलते अब तक 72 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। 3000 से अधिक लोगों को अरेस्ट किया गया है। आज की दुनियादारी इतनी ही। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।